हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आज से हम सी एस आई आर नेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, सेल। और सेल में हम जब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके सी एस आई आर नेट में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन लाइक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। इवन बहुत सारे जो आयन चैनल्स होते हैं, आयनोफोर्स होते हैं, इनके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल में आपका ऑर्गेनेल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, तो एग्जाम को लेकर के आपको अलग अलग टारगेट बनाना पड़ेगा। जब आप सी एस की तैयारी करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड वीडियोस को कवर करना पड़ेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक मेरे ख्याल से 10 दिन चलेगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम पूरे प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे एडीपेस और आयनोफोर्स और बहुत सारे रेगुलेशंस को हम पढ़ेंगे। आयन गेटेड चैनल पढ़ेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ेंगे। ऐसे ना जाने क्या क्या टॉपिक को हमको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। हम बात कर रहे थे किसका? सेल का बेटा। तो सेल एक तरह का क्या है? तो तुमने कहा था कि ये सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है ना। सेल जो है वो क्या है? तो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एंड फंक्शनल क्या है? यूनिट है। तो यूनिट ऑफ लाइफ बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी काम करना है तो सेल करेगा। क्यों? क्योंकि सेल मिलकर के जब सेम फंक्शन करते हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं क्या? टिश्यूज बोलते हैं। जब टिश्यूज, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो अलग अलग काम करते हैं, मिलते हैं, तो टिश्यू से बनता है क्या? ऑर्गन। और ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट होकर के एक बॉडी को रेगुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। दैट मीन्स ऑर्गन सिस्टम और कोई नहीं, हमारी बॉडी है। तो बॉडी को कौन रेगुलेट करता है? सेल रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सेल जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सेल कैसा स्ट्रक्चर है। तो याद रखना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस स्ट्रक्चर। तो सेल इज एन एक्वस। ठीक है, ये कैसा होगा? तो एक्वस कंपार्टमेंट होगा बेटा, एक्वस कंपार्टमेंट होगा। ठीक है, जो कि सराउंडेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सराउंडेड, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सराउंडेड होता है। यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माने, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो ऑल सेल्स आर, याद रखेंगे, ऑल सेल्स आर थर्मोडायनेमिकली क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम होगा। अब ये ओपन एंड क्लोज सिस्टम क्या होता है? ऐसा कोई भी सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका एनर्जी का एक्सचेंज आउटर सराउंडिंग के साथ होता हो, वो कहलाता है ओपन। और जिसका एनर्जी का सराउंडिंग के साथ में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता हो, वो कहलाएगा क्लोज सिस्टम। जैसे चाय की प्याली को आप रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एटमोस्फेयर के साथ उसने एनर्जी को क्या कर दिया? साझा कर दिया, शेयर कर दिया। ठीक है, तो धीरे 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 वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। आपने गर्मी के दिनों देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जो हमारा ठंडा पानी होता है वो धीरे से गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ठंडा पानी इधर गर्म एटमोस्फेयर, दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा और दोनों सेम एटमोस्फेयर में सेम टेम्परेचर में आके रुक जाते हैं। मतलब कि हमारा जो ओपन सिस्टम होता है वो दो के बीच में कम्युनिकेशन है। ये दोनों जब एक साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे तो अल्टीमेटली वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो सेल होता है वो ओपन सिस्टम होता है। यदि हम सेल की बात करें तो सेल दो टाइप्स के होते हैं यार। सेल्स आर टू टाइप्स। टू टाइप्स के होंगे? सेल आर टू टाइप्स। एक तो हो जाएगा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक, एक हो जाएगा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक, एंड हम बात करेंगे किसका? यूकैरियोटिक का। दो तरह के होते हैं।
ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक क्यों है, तो विद रिस्पेक्ट टू WRT शॉर्टकट यूज करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू क्या लाएगा, विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस एंड absence, विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस एंड absence ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सेल को हम क्लासिफिकेशन करते हैं 3 कैटेगरी में, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन यदि हम बोले कि किस बेस पे इसको हम करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो कहलाएगा तुम्हारा फोटोड्रॉप्स, एक क्या है, फोटोड्रॉप्स है। ठीक है, एक जो सेकंड कैटेगरी है वो तुम्हारा कहलाएगा कीमोड्रॉप्स। कीमोड्रॉप्स कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है यार। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पे देखना, जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लाइट है बेटा। लाइट से हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एग्जाम्पल की बात करोगे तो जितने भी तुम्हारे प्लांट्स हैं, इवन ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब कि हम बात करें साइनोबैक्टीरिया का, तो साइनोबैक्टीरिया जैसे केस में ये होता है। मगर कीमोट्रॉप्स में हम जब बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं केमिकल की बात हो रही है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, और उससे यदि एनर्जी बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉप्स बोलते हैं। और कीमोट्रॉप्स में ज़्यादातर या तो कुछ बैक्टीरिया को ले सकते हो, और साथ में क्या है, एनिमल सेल भी आ जाएगा। एनिमल सेल भी इसी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी की बात किए थे। चलिए दूसरी बातें कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर 2 के बेस पे यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेकेंड जो बेस है वो होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे है, सोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो तुम्हारा पहला टाइप है वो कहलाएगा तुम्हारा लिथोट्रॉप्स। क्या कहलाएगा, लिथोट्रॉप्स कहलाएगा। और जो सेकेंड है वो कहलाएगा ऑर्गेनोट्रॉप्स कहलाएगा। ठीक है ना। लिथोट्रॉप्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को डिराइव करेंगे किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, derives इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से करेंगे, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से करेंगे। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनो, तो ऑर्गेनो का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ से डिराइव करेंगे, डिराइव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहाँ से करेंगे, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से करेंगे। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से यदि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो यदि इनऑर्गेनिक की बात है तो लिथो, और ऑर्गेनिक की बात है तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोट्रॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन हो जाएगा। और सोर्स ऑफ कार्बन के बेस पे फिर से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स, ये सब जानते हो, और एक है तुम्हारा हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है ना। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या है कि इसके पास कैपेबिलिटी है कि यूज कर सकता है, किसको यूज कर सकता है, यूज इनऑर्गेनिक कार्बन, इनऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, और यूज करेगा तो क्या करेगा, uses
एक तो CO2 प्लस H2O, इनका भी यूज करेगा और इन दोनों का यूज करके प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? फूड प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स वो कैटेगरी है जो अपने लिए खुद क्या बनाता है? फूड का सिंथेसिस करता है। मगर हेट्रोट्रॉफ्स ऐसा नहीं करते, रेडीमेड यूज करते हैं। मतलब कि ये कहाँ से यूज करेंगे? तो ये यूज करेगा, यूजेस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कार्बन यूज करेगा। ये ऑर्गेनिक कार्बन प्लांट से मिलता है। जैसे कि प्लांट से हमको क्या मिलता है? लिपिड्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। तो ये सभी चीजें मिल जाएगी। जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा, एक तो प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, वही आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा। और यहाँ पे एनिमल, ऑल एनिमल्स की बात करेंगे, ऑल एनिमल्स इसमें आ जाएगा, इवन फंजाई भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन बेस्ड, ठीक है। एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि ये एनिमल सेल कैसा है। इन तीनों कैटेगरी को मिलाते हैं। एनिमल सेल कैसा है? तो सबसे पहले तो भाई एनिमल सेल में फोटो नहीं होता, तो फोटो नहीं होता तो क्या होगा? कीमोट्रॉफ होगा, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटेक करता है कि इनऑर्गेनिक को? ऑर्गेनिक को। तो कीमो होगा, ऑर्गेनो होगा और हेट्रोड्रॉप्स होगा, हेट्रोड्रॉप्स होगा। यहीं पे हम बात करें यदि प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल जस्ट उल्टा हो जाएगा। कीमो की जगह पे वो आ जाएगा फोटो, ऑर्गेनो की जगह पे आ जाएगा लिथो, हेट्रो की जगह पे आ जाएगा आपका ऑटोट्रॉप्स। ये लो, ये कैटेगरी हुई। मगर बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जांपल के लिए लेते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिक्स होता है बेटा। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है तो केमिकल यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं मतलब ये कैसा है? कीमो है। लाइट यूज, ऑर्गेनिक मटेरियल तो यूज नहीं कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा, देखो एनिमल की तरह कीमो है मगर प्लांट की तरह लिथो हो जाएगा। ये लो, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज कर रहा है और खुद खाना बना रहा है इसलिए ऑटो हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स। तो कीमो एनिमल की तरह, लिथो और ऑटोट्रॉप्स प्लांट की तरह होता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आपको ऐसे अदर कंडीशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है तुम्हारे सेल का। सेल में जो ऑर्गेनेल है उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल हम मेन फोकस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए तब तक अदर टॉपिक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी देख लेते हैं, फिर पूरा सेल के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट में क्या होगा, यूकैरियोट में क्या होगा, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं हेडिंग पुट कर देता हूँ भाई, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या कहता है उसको ध्यान से देखते हैं। सेल थ्योरी से क्वेश्चन आपके CG सेट में आ सकता है, ठीक है, बट CSER नेट में नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चंस, ना के बराबर आ सकता है, कभी कभी आ गया तो अलग बात है, ठीक है। चले भाई, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलके दिए थे भाई। तो गिवन भाई दोनों साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूं, J.M. स्लीडन है बेटा इसका नाम, J.M. स्लीडन एंड T.S. स्वैन, ठीक है। इन्होंने 1938, ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे देख लो, जेम्स लीडन और T.S. स्वैन की बात करें, दोनों ने सेपरेटली सेल थ्योरी दिया है, दोनों को मिक्स करके हमने एक नया सेल थ्योरी बनाया। और ये बात कब की है? तो 1938 की है ना, एक 37 और एक 38 है, इस बीच में इन्होंने सेल थ्योरी दिया। और इनका कहना था, क्या कहना था भाई? ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, बोलता है ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग है, वो सेल से मिलके बना होगा। और सेल तुम्हारा क्या है?
तो सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कोई भी नया सेल आएगा, देखो ये एक पुराना सेल है, पुराने सेल से नया सेल जब भी आएगा तो कहां से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं अ न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम, अ न्यू सेल अराइजिंग या राइजेस फ्रॉम, पहले से प्रेजेंट है, दैट मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलता है। मतलब पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से नए सेल का क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन होगा। और हर सेल में ऑल सेल्स हैज क्या है भाई, डीएनए, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में तुम्हारा डीएनए प्रेजेंट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ एक्सेप्शन रहेंगे जैसे कि वायरस, हालांकि उसको सेल हम मानते नहीं है, उसमें आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और जितने भी सेल होंगे, चाहे आपके बॉडी का कोई भी पार्ट का सेल हो, वैरायटी ऑफ सेल हो, सबका जो कंपोजिशन है वो सेम होगा। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल द सेल्स आर सेम। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल सेल्स आर सेम। ठीक है, तो ये बात हो गई तुम्हारे सेल थ्योरी का। दैट मीन्स यदि हम बात करते हैं किसी सेल का, तो ये सेल में ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोसॉल। क्या बोलते हैं इसको, साइटोसॉल। बाहर को बोलते हैं नॉन साइटोसॉल। ठीक है, ये जो सेल है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के ऑल ऑर्गेनेल की बात जब करते हैं तो ये सभी जो है वो तीन चीजों से मिलके बनता है। एक तो बनेगा किससे, प्रोटीन से, दूसरा किससे बनेगा, लिपिड से, थर्ड नंबर में किससे बनेगा, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये जो कंपोजिशन है ऑन एन एवरेज सब में क्या होता है, सेम टू सेम होता है। थोड़ा बहुत वेरी करेगा, इट डिपेंड्स ऑन देयर वर्क, देयर स्टेबिलिटी और देयर स्टोरेज। इसके बेस पे वो वेरी कर सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखना कि हम यहाँ पे कुछ, चलिए बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारे सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है। यदि हम बात करेंगे प्रोकैरियोट का और हम बात करेंगे किसका, यूकैरियोट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि जो प्रोकैरियोट है बेटा, इसमें देख लेना ध्यान से। हम इसको सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट्स, और एक हम बात करते हैं किसका, यूकैरियोट्स का। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स को कौन से किंगडम में रखा गया है बेटा, मोनेरा। कहाँ रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है। याद रखना, मोनेरा में सिंगल सेल्ड, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सेल्ड होगा और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। सिंगल सेल्ड होगा एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को फर्दर हमने दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया है। एक जो पुराने बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया बोलेंगे इसको। तो एक है तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया, और अभी का जो लेटेस्ट बैक्टीरिया है वो कौन है, यू बैक्टीरिया है। और इसी यू बैक्टीरिया में तुम्हारा ई कोलाई जो है एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, ये आर्की बैक्टीरिया हो गया या फिर यू बैक्टीरिया हो गया, ये किस बेस पे यहाँ पे सेपरेट किया गया है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बेस्ड ऑन दी 16S RNA। ठीक है, बेस्ड ऑन 16S RNA सिग्नेचर सीक्वेंस के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ठीक है। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट का, तो यूकैरियोट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल से बना होगा और एक मल्टीपल सेल से बना होगा। तो एक हम ले लेते हैं यूनिसेल्यूलर और इधर हम नोट कर देते हैं मल्टी सेल्यूलर बेटा, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। यूनिसेल्युलर का किंगडम देखो, हालांकि ये यूकैरियोट है मगर सिंगल सेल से बना हुआ है। ये कौन है? प्रोटिस्ट है बेटा। कौन है? प्रोटिस्ट है। ठीक है। और प्रोटिस्ट को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस पावर। एक हो जाएगा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और एक हो जाएगा नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक कहलाएगा। फोटोसिंथेटिक यदि हम बात करें प्रोटिस्ट का, तो एक तो यूग्लिना जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। एक हो जाएगा तुम्हारा यूग्लिना, एक हो जाएगा तुम्हारा डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक डाइनोफ्लैजिलेट्स और एक हो जाएगा आपका डाईएटम्स, डाईएटम्स। नॉन फोटोसिंथेटिक में यदि हम बात करें तो इसमें तो वैरायटी आ जाएगी। एक तो आ जाएगा तुम्हारा स्लिम एंड मोल्ड्स, स्लिम्स एंड मोल्ड्स आ जाएंगे और एक आ जाएगा तुम्हारा ऐसे प्रोटोजोआ जो डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं या फिर फ्री लिविंग हो सकते हैं, और एक आ जाएगा आपका ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज आ जाएगा। ठीक है। यदि हम बात करें प्रोटोजोआ का, तो इसका नाम तो आप जानते हैं, अमीबा हो गया, है ना, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर का। तो मल्टी सेलुलर की हम जब बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर में देखो बहुत सारे सेल होंगे और बहुत सारे सेल में जब हम बात करेंगे इसको किस बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन सेपरेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो वो आएगा जिसको जानते हो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स आएगा। और ऑटोट्रॉप्स में कौन है भाई? तो ऑटोट्रॉप्स में प्लांट है, इसमें कौन आ जाएगा? प्लांट आ जाएगा। ये बात हो गई। और यहां से हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? हेट्रोट्रॉप्स आ जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स आ जाएगा। अब हेट्रोट्रॉप्स को भी फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनटेक प्रोसेस ऑफ फूड। एक तो तुम्हारा हम खुद एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, और एक बात करेंगे किसका? फंजाई का। एनिमल और फंजाई दोनों हेट्रोट्रॉप्स तो होते हैं मगर मोड ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन जो है बहुत वेरी करता है। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड की बात करें, दोनों में क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या अलग होता है भाई? तो यदि हम फंजाई की बात करें, यदि हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में हालांकि दोनों हेट्रोट्रॉप्स है मगर फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड कैसा होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। मगर इसी जगह पे यदि हम बात करें एनिमल का, तो एनिमल में जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है वो एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो इंजेशन है। इनटेक करते हैं, क्या करते हैं? इंजेशन करते हैं। ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए जो कि एक तरह का बेसिक डिफरेंस है आपके एनिमल और फंजाई में। ठीक है। आई होप कि ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक देखते हैं, मतलब इसी में और कुछ कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ प्रोकैरियोट्स और यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्या, यूकैरियोट। ठीक है, अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। आपको कई सारी बातें तो पता ही होगा, ठीक है, कुछ को अपन रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, बातें याद रहे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इन दोनों में से पहले हमारे अर्थ में कौन आया था। तो आपको पता ही होगा कि प्रोकैरियोट से ही हमारे यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन जब हुआ होगा तो प्रोकैरियोट पहले आया होगा। तो यदि हम बात करेंगे इवॉल्व कब आया था, तो इवॉल्व अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो। और इसको हम बोलेंगे BYA बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम से BYA बोलेंगे। ठीक है, तो यदि मैं इसकी बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं भाई, हम बात करें यूकैरियोट का। तो यूकैरियोट कब आया था, तो यहाँ पे देखना ये बाद में आया है। इवॉल्व मतलब ये इतना पुराना है और ये अभी रिसेंटली है 1.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, यदि हम सेकेंड पॉइंट बात करें सेल के साइज का, तो आपको पता ही होगा सेल की साइज प्रोकैरियोट का स्मॉल होता है, नेकेड आई से नहीं दिखता, मगर जो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल साइज है वो बड़ा होता है, तो इसकी सेल साइज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। एक बेसिक सी बात होगी। ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं। यदि मैं ऐसा बोला सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, दैट मीन्स सरफेस अपॉन वॉल्यूम। यदि मैं हाई बोला, दैट मीन्स ऊपर वाला वैल्यू, देखो सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, मतलब सरफेस ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होता है। मगर यूकैरियोट में जो सरफेस अपॉन वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो क्या होता है, लो होता है। अब लो बोलने का मतलब है सरफेस कम और वॉल्यूम ज्यादा, सरफेस कम और वॉल्यूम ज्यादा, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो लो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हाई मतलब होगा सरफेस ज्यादा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम नोट कर सकते हैं स्टार पॉइंट बना करके कि नो डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल, नो डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें नहीं होगा। मगर आप जब बात करेंगे इधर, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा हाईली डेवलप्ड मिल जाएगा। ठीक है, हाईली डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल जो है प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रेजेंट होंगे भाई। चलिए फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, और क्या डिफरेंस हमको यहाँ पे मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, लेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और यहाँ की बात करेंगे तो हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का जो रेंज है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जितने भी कंपार्टमेंट या सब ऑर्गेनेल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो याद रखना यहाँ पे जो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सब ऑर्गेनेल होगा वो एब्सेंट होगा। यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सब ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा, मगर यहाँ सभी जो सब ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट होंगे। तो शॉर्टकट में लिख देता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हो गया। जब प्रोकैरियोट में सेल डिवीजन होगा तो ना तो माइटोसिस होगा और ना ही मियोसिस होगा। इसमें जो डिवीजन है वो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो माइटोसिस, नो मियोसिस। जब माइटोसिस और मियोसिस नहीं होगा तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन बाय बाइनरी फिजन,
हो सकता है बाइनरी फिजन के थ्रू हो सकता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो, ठीक है, हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो, ठीक है। इस तरीके से इसमें अलग होता है। मगर हमारे में जो डिवीजन है बेटा, डिवीजन जो है वो दोनों के थ्रू होता है, एक तो माइटोसिस के थ्रू भी होगा एंड मियोसिस के थ्रू भी होता है। जब हम माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस मतलब होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होगी। और मियोसिस मतलब हमारे गैमीट का प्रोसेस जो है, वो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे जो गैमीट बनेंगे वो किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू होगा। तो ये हो गया तुम्हारा गैमीटोजेनेसिस में ये यूज होगा, ठीक है। ये हो गई बात। मतलब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मियोसिस में होगा, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीजन को अलग से बता देता हूँ। मियोसिस सेल डिवीजन ओनली अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी लेवल में ये प्रेजेंट होगा, बाकी में मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। चल, इसमें हम कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं कि भाई अदर टाइप ऑफ डिवीजन भी प्रेजेंट होगा यूकैरियोट में, लाइक क्लीवेज, है ना भाई, अदर टाइप ऑफ डिवीजन होगा। जैसे कि हम बात करते हैं क्लीवेज का, और क्लीवेज में पता होगा कि कैरियोकाइनेसिस होता है मगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ठीक है। तो न्यूक्लियर इंडेक्स बढ़ता है और साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात होगी। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रा का, तो हाइड्रा में एक अलग तरीके से क्या होता है, बडिंग का प्रोसेस होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। और कुछ जो है वो फ्यूजन के प्रोसेस भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें फ्यूजन का, हम बोल नहीं रहा हूँ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड होना। एक तो बराबर भागों में बटेगा तो हम बोल देंगे इसको बाइनरी फ्यूजन बोल देंगे, यदि बराबर बट रहा है। यदि वो बहुत सारे टुकड़ों में बट रहा है तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल, क्या बोलेंगे इसको, मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे भाई। और यदि वो लॉन्गिट्यूडनल है, यदि ये लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन की बात हो रही है तो ये एक सेल बॉडी है, ठीक है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल बेस पे यहाँ पे क्या होगा, कट होगा। जैसे कि बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं तो एग्जांपल में कौन आता है, अमीबा आता है। यदि लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा एग्जांपल आ जाएगा पैरामेशियम। और मल्टीपल फ्यूजन कहाँ होता है वाली बात बोलोगे तो ये तो अच्छी जगह पे होता है, कहाँ, प्लाज्मोडियम, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारी बात चीजों को समझने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया फ्यूजन की बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो भाई गैमीट बनते हैं, ठीक है ना। तो नंबर वन, एक तो तुम्हारा गैमीट बनेगा। तो सबसे पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, एक हो गया। फिर गैमीट मिलेंगे तो उसको बोलते हैं गैमीट का फ्यूजन बोलते हैं। और गैमीट के फ्यूजन को इस नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। आज पूरा हम बेसिक पढ़ेंगे सेल के बारे में, ठीक है। और ये गैमीट बनते किससे हैं, तो याद रखना मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें एक और मेजर डिफरेंस डाल सकते हैं, प्रोकैरियोट में ओनली 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोट में बोथ दोनों होते हैं। 70s होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, एंड 80s जो है वो न्यूक्लियस में होता है। तो दोनों का काम यहाँ पे आ जाएगा। 80s साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर में रहेगा, हमारा न्यूक्लियर जीन से बनता है। 80s राइबोसोम
तो यहाँ पे पता चल गया कि राइबोसोम दो तरह के होते हैं। चलिए एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें है उसको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो सेल के हम बात कर रहे हैं किसका, प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, तो सेल के प्रोटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट्स होंगे, इसको समझना बात को। ये हो गया दो कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक है तुम्हारा एर्गेस्टिक बॉडी, एर्गेस्टिक बॉडी, और एक हो गया प्रोटोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। एर्गेस्टिक बॉडी को इंक्लूजन बॉडी भी बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी भी कहते हैं। मतलब सेल का वो पार्ट जो कैसा हो, नॉन लिविंग हो। तो नॉन लिविंग पार्ट्स को हम बोल सकते हैं एर्गेस्टिक बॉडी या फिर इंक्लूजन बॉडी। बट मेन जो काम है हमारा किस में हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में जो अंदर का लिक्विड है वो कौन है, साइटोप्लाज्म है। और अंदर में सेंट्रल ऑर्गेनेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म की कहानी बहुत बड़ी है भाई। यदि हम इसकी बात करें साइटोप्लाज्म में क्या क्या स्टोरियाँ हैं, तो एक तो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होगा, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होगा। और जो सब कंपार्टमेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जो सेल ऑर्गेनेल होगा वो दो तरह के होंगे, नहीं तीन तरह के ले लेते हैं। एक ले लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। एक लेते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और एक लेते हैं मेम्ब्रेनलेस। ये क्वेश्चन आ चुका है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है, दो होते हैं। अब देखो जितने भी नाम तुम जानते हो वो सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आएगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड का एग्जाम्पल दो है, और सीबीएसई बुक के अकॉर्डिंग तो तीन है। एक तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, और एक जो सीबीएसई बुक बोलता है वो कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, बट मेनली यदि हम मानेंगे तो ये दोनों रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेनलेस के एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो यहाँ भी दो है। ठीक है, एक तो तुम्हारा राइबोसोम है बेटा, एक कौन है, राइबोसोम है, और एक है तुम्हारा सेंट्रियोल्स। एक है राइबोसोम और एक है आपका सेंट्रियोल। ये देखो इन पांचों को छोड़ करके जितने भी नाम तुमको मिल जाएं सबको यहाँ डाल दो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, ठीक है, या फिर ऑल अदर ऑर्गेनेल लिख सकते हैं, सिंपल ऑल अदर ऑर्गेनेल्स को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड की कहानी, इतना तुमको समझना है। सेल के बाहर मैं बता चुका हूं, सेल के बाहर को हम क्या बोलेंगे, नॉन साइटोसोलिक फेज, साइटोसोलिक फेज बोलेंगे, और अंदर को हम बोल देंगे साइटोसोलिक फेज, साइटोसोलिक फेज बोल देंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब जब हम बात करते हैं साइटोसोल एंड नॉन साइटोसोल का, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली क्या होता है, परमेबल होता है। तो जब सेलेक्टिवली परमेबल है, कुछ मॉलिक्यूल को आने देगा और कुछ मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देगा। ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में कौन है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इन पोलर मॉलिक्यूल को आने देने या नहीं देने के कारण क्या होता है, यहाँ पे अंदर में कुछ अलग चार्ज होता है, बाहर में कुछ अलग चार्ज होता है। इसी कारण जनरेट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमारे सेल की बात करेंगे, ऑल द मेम्ब्रेन ऑलवेज बियर चार्ज, ऑल द मेम्ब्रेन ऑलवेज
बियर चार्ज, ठीक है, चार्जेस को ये बियर करेंगे। अब हमेशा याद रखना कि हमारा जो साइटोसोलिक फेज होता है, साइटोसोलिक जो फेज है वो कैसा होता है, रिडक्शनल एटमॉस्फेयर का होता है, ठीक है, रिडक्शनल इन्वायरमेंट का होता है हमारा साइटोसोलिक फेज। इसीलिए यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें साइटोसोलिक फेज की, साइटोसोलिक फेज की हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एनिमल की, ठीक है, एनिमल और प्लांट में थोड़ी सी कहानी जो है वो अलग हो सकती है। तो साइटोसोलिक फेज में 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उसका कंपोजिशन होता है। 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। और इन 25 में से जो अप्रॉक्सीमेटली 98% होता है, आउट ऑफ दिस 25, आउट ऑफ 25 एलिमेंट्स 98% क्या होंगे, 98% इज composed of only 6 element, only 6 elements, समझ रहे हो। 25 में से सिर्फ 6 जो है वो 98% है, बाकी लोग मिलकर के 2% है, मतलब सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा है मतलब ये तो स्टार पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो स्टार पॉइंट हो जाएगा। तो देखो ट्रिक क्या है इसका, इसका ट्रिक है तुम्हारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या है, CHO, ठीक है, देन नीरज पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो CHONPS ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में ऐसा दिया हुआ था कि भाई ये 4 हमारे मोस्ट असेंशियल है, बताओ बाकी के 2 कौन हैं। तो उसका आंसर आया था फास्फोरस एंड सल्फर। तो ये 6 एलिमेंट्स को याद करना मोस्ट असेंशियल एलिमेंट्स है। ये कौन है, तो मोस्ट असेंशियल एलिमेंट्स में ये आएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो साइटोसोल एंड नॉन साइटोसोल की बात करते हैं। तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयन की हम बात करें तो ये जो है बहुत कम होता है एट नॉन साइटोसोलिक फेज। नॉन साइटोसोलिक फेज में जो पोटेशियम है वो कम होता है, मतलब पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कहाँ, एट साइटोसोलिक फेज में इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसी में याद करना एक क्वेश्चन बन चुका है कैल्शियम Ca2+ की बात करेंगे। तो कैल्शियम जो है वो कम होता है, क्योंकि देखो साइटोसोलिक फेज में पोटेशियम ज़्यादा है तो कैल्शियम कम होगा एट साइटोसोलिक फेज। साइटोसोलिक फेज में साइटोसोलिक भाई इसको एक, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोसोलिक फेज में ये कम है, तो सिंपल सी बात है नॉन साइटोसोलिक फेज में, यदि हम नॉन साइटोसोलिक फेज में बात करें किसका, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आयंस होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर में लेस कंसंट्रेशन में होते हैं। ऑल दी आयंस, एक को छोड़ दो, एक्सेप्ट पोटेशियम की बात करेंगे, ऑल दी आयंस इन साइटोसोल very less concentration जो है वो इसके अंदर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा की पॉइंट है जिसको आपको याद करना है। इसके बाद देखो ये तो अभी हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, एक्चुअल में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन चलाएंगे, बट अभी हमको एक थोड़ा सा ओवरव्यू जानना जरूरी है सेल के बारे में। तो अभी तक जो देख रहे थे वो हमारे सेल का एक सिंपल सा ओवरव्यू था। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो से आएगा, ठीक है।
Thank you very much. Take care and best of luck for your upcoming exam.